नमस्कार। कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस में हम कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस के अपवाद देख रहे थे। योगदायी उपेक्षा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण वादी को कोई चोट पहुंचती है, क्षति पहुंचती है और वो वाद दायर करता है, तो उस केस में वादी द्वारा भी उपेक्षा बरती जाना, यह योगदायी उपेक्षा कहा जाता है। इसके अपवादों में हमने फर्स्ट नंबर देखा कि वादी यह उपधारणा करता है कि प्रतिवादी सावधान रहेगा। सेकंड अपवाद में अंतिम अवसर का सिद्धांत देखा कि लास्ट अपॉर्चुनिटी जिसके पास होगी वह दायी होगा। थर्ड अपवाद में हमने देखा वैकल्पिक खतरे, अल्टरनेटिव डेंजर का सिद्धांत, जिसमें वादी दो खतरों में से एक खतरा चूज करता है। फोर्थ हमने देखा रेस्क्यू केसेस यानी बचाव के कार्यों में योगदायी उपेक्षा लागू नहीं होती है। और फिफ्थ हम देख रहे थे बच्चों की योगदायी उपेक्षा, यानी बच्चे अगर नेग्लिजेंस करते हैं तो उसको कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस के रूप में प्रतिवादी उसका फायदा नहीं उठा सकता, उसका बचाव डिफेंस नहीं ले सकता, क्योंकि बच्चों में विवेक शक्ति नहीं होती है। वह यह निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते हैं कि जो किया जा रहा है वह उनके हित में है अथवा नहीं, वह कानूनी है अथवा गैर कानूनी। तो इसी सीरीज में हम जो फिफ्थ पॉइंट कर रहे थे, उसी सीरीज में मैंने आपको एक केस करवाया था लिंच वर्सेस नर्डिन का, जिसमें जिसको लगाम केस के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े के लगाम कसी थी एक बालक ने और क्षतिग्रस्त हो गया था। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। हम स्टार्ट करते हैं। यह है ग्लासेस्को कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर का केस, जिसमें जहरीले फल वाला केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस केस में क्या हुआ, एक पब्लिक पार्क था और कुछ जहरीले पौधे उगाए थे, जो कि उस पार्क के मैनेजर्स को उसकी जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी ऐसी व्यवस्था नहीं की कि या तो उनको काट दिया जाए या उसे इस अवस्था में लाया जाए कि अन्य व्यक्तियों की अप्रोच उस तक ना हो। तो यह काम उन्होंने ना करके नेग्लिजेंस किया, उसकी पूरी व्यवस्था ना करके उन्होंने उपेक्षा बरती थी। तो उस पार्क में कुछ बच्चे घूमने आए थे, तो एक बच्चे ने वह जहरीला फल खा लिया था, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। तो वाद दायर किए जाने पर, उपेक्षा का वाद जब दायर किया गया, तब उन्होंने उस बच्चे की भी योगदायी उपेक्षा का बचाव लिया था, तर्क उठाया था। लेकिन माननीय न्यायालय ने उन प्रतिवादी के इस बचाव को स्वीकार नहीं किया और न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी ही नुकसानी के लिए दायी होगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन का यह कर्तव्य था कि जो भी जहरीला फल, जहरीला पौधा होता है, उसके बारे में या तो सार्वजनिक सूचना दे या कुछ ऐसा मैनेजमेंट करे कि बच्चे उसे छू न सके। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम देखते हैं कि बच्चों की नेग्लिजेंस को न्यायालय उम, बीच में इस मैटर पे नहीं लेता है कि उन्होंने नेग्लिजेंस किया है, क्योंकि वे सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते हैं। इसमें इसी सीरीज में एक और केस देखते हैं, याचुक वर्सेस ओलिवर बेल्स कंपनी का केस। इस केस में दो छोटे बच्चे होते हैं, भाई भाई होते हैं। तो वे कोई गेम खेल रहे होते हैं, उस गेम के लिए उन्हें पेट्रोल चाहिए होता है। वो एक प्ले कर रहे होते हैं गेम में अपने, उसमें रेड इंडियन का एक कोई उनको पिक्चर शूट करनी होती है, इस तरह का कोई प्ले कर रहे होते हैं अपने गेम में। तो उस खेल खेल में उन्हें लगता है पेट्रोल चाहिए, तो वो जो प्रतिवादी कंपनी थी, ओलिवर वेल्स कंपनी, उस उनके कर्मचारियों के पास पेट्रोल खरीदने गए और बच्चों ने झूठ बोला कि उनकी मदर का जो मोटर है वो कहीं सड़क पे बंद हो गई है, उसके लिए पेट्रोल चाहिए। और इस तरह से उन प्रतिवादी कंपनी ने पेट्रोल दे दिया और बच्चों ने जब गेम में पेट्रोल का यूज किया तो
बुरी तरह से वे घायल हो गए थे। जब वाद दायर किया गया तो न्यायालय ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए एकदम स्पष्ट होता है कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति विवेकपूर्ण रूप से यह सोच सकता है कि बच्चों को क्यों पेट्रोल चाहिए। उन्हें ऑब्वियसली उनकी मांग पर डाउट होना चाहिए था प्रतिवादी कंपनी के कर्मचारियों को, जबकि उन्होंने बहुत इजीली उनको पेट्रोल दे दिया था बिना अन्य कोई क्वेश्चन पूछे कि किस साइड है, कहाँ है, या वो मदर को बुलाते या उनके साथ देने जाते हैं। तो इस तरह से न्यायालय ने कहा कि वह कंपनी ही पूरी तरह से दायी होगी, क्योंकि बच्चे जो थे वो जानते ही नहीं थे और ना उन्हें इस बात का कोई आशंका थी कि वह पेट्रोल इतना ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसलिए बच्चों की योगदायी उपेक्षा का बचाव न्यायालय ने नहीं स्वीकार किया। अब हम देखते हैं एक और सिद्धांत देखते हैं। ये आपके अपवाद यहाँ एंड हो गए हैं। एक हम सिद्धांत देखते हैं, अभिन्नता का सिद्धांत। ये यूजुअली एक सेपरेट क्वेश्चन के रूप में, छोटे क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के आ सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अभिन्नता का सिद्धांत, एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि संबंध का सिद्धांत है। यानी कि इसके उसे मैं बहुत एक बार आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बार समझाती हूँ कि ए का ए बी नामक किसी टैक्सी में बैठा, तो ए का बी से संबंध हो गया, ठीक है, वह उससे रिलेटिव है, ठीक है। अब बी यदि सी से भिड़ता है और बी की नेग्लिजेंसी से ए को भी और सी को भी चोट पहुंचती है, दोनों को, तो अगर ए सी पे केस करता है तो न्यायालय कहेगा कि जो बी था वह ए से संबंधित था और बी की जो नेग्लिजेंसी थी वह ए की नेग्लिजेंसी भी मानी जाएगी। ये उदाहरण से आप इस सिद्धांत को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो हालांकि यह एक सिद्धांत के रूप में है, लेकिन बाद में न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन आपके ये क्वेश्चन जरूर इस सिद्धांत के रूप में आता है, तो हम एज ए स्टूडेंट इस सिद्धांत को पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से या जानने वाले की व्यवस्था से किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है और ऐसे व्यक्ति की या अन्य व्यक्ति की असावधानी से दुर्घटना होती है और उससे वह व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति अगर क्षतिग्रस्त होता है, तो वह इससे होने वाली उपेक्षा के लिए तीसरे व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि उसका संबंध वाहक यानी कैरियर से होता है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण से समझाया था कि ए सी पे, थर्ड पर्सन पे नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है बी, उसकी नेग्लिजेंस ए की भी नेग्लिजेंस मानी जाएगी। तो इसका एक केस, ब्रायन का केस, इसमें क्या हुआ, जो मृतक था वह एक बस के ड्राइवर से उसकी फ्रेंडशिप थी और उसमें वह बस में सवार हो गया था। बाद में बस के ड्राइवर की नेग्लिजेंस से बस की दुर्घटना हुई और उसकी मृत्यु हो गई थी। वाद दायर किए जाने पर न्यायालय ने कहा कि जो मृतक था उसका संबंध बस के ड्राइवर से था और उसकी नेग्लिजेंस से जब यह दुर्घटना हुई है तो यह माना जाएगा कि वह मृतक की भी नेग्लिजेंस थी और न्यायालय ने नुकसानी दिलाने से मना कर दिया। ये बहुत पुराने केसेस थे, बाद में न्यायालय ने इन सिद्धांतों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन आपके जब केसेस आए या ये सिद्धांत पूछा जाए तो थॉरोगुड वर्सेस ब्रायन का केस लिखिएगा। और एक और केस में इसका अच्छा केस आपको बताती हूँ। ये केस है आपका वेट वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। इसमें क्या हुआ, एक बच्चा अपनी दादी के साथ जा रहा था, तो दादी की नेग्लिजेंस की वजह से बच्चा घायल हो गया। तब न्यायालय ने कहा कि उस बालक की और दादी की उपेक्षा एक ही मानी जाएगी, इसलिए न्यायालय ने बच्चे को
क्षतिपूर्ति दिलाने से मना कर दिया। ये आपका ये केस है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो ये योगदायी उपेक्षा है उसके संबंध में विधि सुधार योगदायी उपेक्षा अधिनियम 1945 भी करवाऊंगी, और इंडिया में उसकी योगदायी उपेक्षा की क्या स्थिति है और किस अ, अनुपात में क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का प्रावधान रखा गया है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।